नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं ब्रजेश चौक से। अनादि विशेष में आज बात सिंधिया सियासत और संभावना पर। अपने समर्थकों को निगम मंडलों में जगह दिलाने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन बाद दिल्ली रवाना हो गए। इन 3 दिनों में सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा से मुलाकात तो की ही, वो अपने समर्थकों को पद दिलाने के लिए भोपाल स्थित संघ कार्यालय भी पहुंचे, जहां उनकी मध्य क्षेत्र प्रचारक दीपक बिस्तुपुते के साथ करीब आधा घंटे तक बंद कमरे में बैठक हुई। वहीं सिंधिया ने अपने धुर विरोधी और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया से भी मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों को निगम मंडल में पद दिलाने के लिए पार्टी और सरकार पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए प्रदेश संगठन ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि प्रदेश में निगम मंडलों में किसकी नियुक्ति होगी यह दिल्ली हाईकमान को ही तय करना है। हालांकि पार्टी ने सिंधिया के भोपाल प्रवास से 12 घंटे पहले प्रदेश कार्य समिति में सिंधिया की मंशा के अनुसार उनके समर्थकों को जगह देकर उनके दौरों को सार्थक साबित करने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश नेतृत्व को उम्मीद नहीं थी कि प्रदेश कार्य समिति में अधिकतर समर्थकों को जगह देने के बाद सिंधिया इस तरह दबाव बरकरार रखेंगे। जबकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि सिंधिया चाहते हैं कि मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले उनके समर्थकों को सरकार के विभिन्न राजनीतिक पदों पर एडजस्ट किया जाए। जिस तरह प्रद्युम्न सिंह लोधी और राहुल लोधी को निगम की कमान दी गई, उसी तरह उपचुनाव हारे पूर्व मंत्रियों इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया सहित कम से कम नेताओं को निगम मंडल में जगह दी मिले। वो चाहते हैं 4 नेताओं को निगम मंडल में जगह मिले। इसके साथ ही जो कांग्रेस में पदाधिकारी थे उन्हें बीजेपी संगठन में पद मिलना चाहिए। हालांकि ये तो आने वाले समय की पता चलेगा कि सिंधिया का यह दौरा कितना सफल रहा है, लेकिन इस दौरे ने प्रदेश की सियासत को गर्म जरूर कर दिया है। सिंधिया सियासत और संभावना पर हमारे साथ जुड़े हैं देव प्रकाश माली जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्वालियर की नब्ज को बेहतर तरीके से समझते हैं। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ग्वालियर की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सिंधिया के दौरे और ग्वालियर में 28 सालों बाद पवैया के घर पहुंचना, धुर विरोधी के गले मिलना सियासत की ओर क्या संकेत दे रहा है। नई सियासत कैसी होगी, मध्य प्रदेश में सिंधिया का क्या वजूद होगा, क्या उनका दबाव भाजपा पे और सरकार पर असर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, या सिंधिया की अगली संभावनाएं क्या हैं भाजपा में। तो माली जी हमसे जुड़ गए हैं। माली जी से जानेंगे कि सिंधिया के 3 दिन के दौरे के बाद क्या हालात बने। माली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद सर। सिंधिया जी 3 दिन के दौरे के बाद दिल्ली रवाना हो गए। आप ग्वालियर में जो उनकी सक्रियता 28 साल बाद पवैया के घर जाना, धुर विरोधी से मिलना, किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसा कि सिंधिया जी ने वहां से निकलते ही हम लोगों से कहा था कि जो पहले की बातें हैं उन्हें भूल जाना चाहिए, और उन्होंने ये भी याद दिलाया था कि जिस समय वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे उस समय में उन्होंने ये बात कही थी और आज वो पुनः दोहरा रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है जो सिंधिया जी का ये वाला दौरा है, इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला सिंधिया की तरफ से। एक तो सिंधिया जी यहाँ इसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक भाग ये है कि सिंधिया जी बीजेपी और आरएसएस के लोगों के घर गए, उनसे बातचीत की, उनके यहाँ संवेदनाएं व्यक्त करने गए, और इससे उन्होंने ये साथ बताने की कोशिश की कि वो जो है अब उनके लिए पार्टी बीजेपी ही है, बाकी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात, एक और बात जो देखने को मिली कि अपने जो बीजेपी में राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हो या प्रतिद्वंदी रहने वाले लोगों के लोग रहे हो, उन लोगों के घर भी जाकर उन्होंने संदेश दिया कि अब पार्टी में हम आ गए हैं, तो अब ये गुटबाजी और ये सब चीज नहीं चलेगी, हम सब पार्टी के लोग हैं और जहां तक हितों का संरक्षण है वो हम करेंगे, लेकिन पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के फोरम पर बात करेंगे। ये 2 बड़े अंतर देखेंगे आप कि एक दिन पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भिंड गए तो वो नरेंद्र सिंह कुशवाहा के घर गए। नरेंद्र सिंह कुशवाहा जो है भूतपूर्व विधायक हैं और नरेंद्र तोमर के बहुत ही खास लोगों में से माना जाता है। पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला था,
लेकिन जो है उनके वो घर गए, श्रीमाली उनके जी, पिताजी का क्या बयान ग्वालियर था। की जो सियासत है उस पर फर्क पड़ेगा? जिस तरह से माधवराज सिंधिया ग्वालियर में कम मार्जिन से हारे थे और वो गुना चले गए थे, गुना में सिंधिया जी हार गए हैं, तो क्या ग्वालियर में राजनीतिक संभावना तलाश रहे हैं? ग्वालियर से आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? ऐसी बिल्कुल संभावना बिल्कुल, ये तो बात जो मुझे पता है वो बिल्कुल सही है कि वो ग्वालियर में अपनी संभावना तलाश रहे हैं। आपने पिछली बार का याद करेंगे तो आप देखेंगे पिछली लोकसभा के समय भी ऐसी बात चली थी कि सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि आखिरी समय पर ये बदलाव नहीं हो पाया और वो टिकट उनको, चूंकि अशोक सिंह को ही टिकट मिलना था, हाईकमान चाहता था, इसलिए सिंधिया जी को यहाँ से टिकट नहीं मिला। इस बार पूरी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि जो जो महीने बीच के निकले उनके कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आने के बाद से, उन्होंने ज्यादातर समय ग्वालियर संसदीय क्षेत्र पर ही फोकस किया है। वो पौरी के टूर पर गए, वो करेरा के टूर पर गए, वो डभरा के टूर पर गए। हर बार आते हैं तो ग्वालियर में एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर में जो जो काम करवाने की कोशिश कर सफल होते हैं उन्हीं को वो एनरोल्ड भी करते हैं, बताते भी हैं कि हमने ये काम कराया, ये करेंगे। तो ये जो चीजें बताती हैं एक्टिविटीज कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ग्वालियर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए वे अपने विरोधी पवैया के यहाँ भी जाते हैं क्या, ताकि भाजपा में ज्यादा से ज्यादा स्वीकार्यता हो जाए उनकी? सॉरी, भाजपा में ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्वीकार्यता हो जाए, विरोधियों के घर इसलिए जा रहे हैं सिंधिया जी? हाँ, एक ये दोनों कारण है। एक तो अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कराने के लिए वे संदेश देना चाहते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ आत्मसात हो जाएं, जो अभी नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, वो दूसरों के घर भी जाके यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग अब एक हो गए हैं और ताकि हम लोग अपना काम एक साथ मिलकर कर सकें और एक जो है ना माहौल क्रिएट कर सकें कि जब हम चुनाव लड़े तो कम से कम ऐसा विरोध, ऐसा खेमेबाजी ना रहे कि जिससे उनको विरोध का सामना करना पड़े। कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी सी एकता हो जाए, हालांकि अभी ये देखने को कम मिल रही है। श्रीमाली जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़े हैं सिंधिया समर्थक गिरीश शर्मा जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में सिंधिया जी आते हैं, संघ के कार्यालय में जाते हैं, बीडी शर्मा के साथ भोजन करते हैं, तो उसके क्या मायने हैं? शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। शर्मा जी, सिंधिया जी आए भोपाल में, बीडी शर्मा के यहाँ गए, उन्होंने कहा भी कि मैं अपने समर्थकों को सम्मानजनक पद दिलाने के लिए आया हूँ। निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर भी बात हुई है संगठन में, और कांग्रेस कह रही है प्रेशर पॉलिटिक्स से कर रहे हैं सिंधिया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ब्रिजेश जी, ये तो निरंतर दौरों की श्रृंखला में एक दौरा है। क्योंकि कोविड काल का संक्रमण था और बहुत लंबे समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दौरा मध्य प्रदेश में होना था और वो लंबित होता जा रहा था। और कोविड की महामारी के दौरान कई लोगों के परिवारजन काल कवलित भी हुए, कोविड की परेशानियों को भी झेला, और निरंतरता सिंधिया जी के समग्र व्यक्तित्व में दिखती है कि वो अपने लोगों से, अपने लोगों के दुख और सुख में हमेशा सम्मिलित रहते हैं। तो इस दौरे को लेकर एक विशेष व्यवस्था यह भी थी कि इस दौरे में कहीं ना कहीं सत्ता, संगठन, सामंजस्य, समन्वय, इन सब का सम्मिश्रण सिंधिया जी के व्यक्तित्व में, चाहे वो पुरानी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों में हमेशा से देखना। तो क्या शर्मा जी, आपको लगता है कि जो कार्य समिति में सिंधिया समर्थकों को लिया है, बड़ी संख्या में लिया है, वो सम्मानजनक पद हैं, या उनको पदाधिकारी जो बनना चाहिए था, जो पद छोड़कर आए थे कांग्रेस में संगठन के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे में एक बहुत बड़ा अंतर है जी। संगठनात्मक ढांचा जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काफी मजबूत रहा है, वो हमेशा सत्ता से ऊपर रहा है, संगठन सर्वोपरि माना जाता है। और संगठनात्मक पदों में जिन लोगों की भी नियुक्ति हुई है, मैं उनको सिंधिया समर्थक नहीं मानता। मैं उनको मानता हूं कि वो सिंधिया जी के साथ आए जरूर है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ सामंजस्य बनाकर कहीं ना कहीं काम करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए उनके पास कोई ना कोई कार्य होता है, तो अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सिंधिया जी के साथ के हों या पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, हर कार्यकर्ता की कार्य क्षमता अनुरूप उसके लिए वहां पर उसके लिए कार्य निर्धारित किए गए हैं। तो उन कार्यों के निर्धारण में कई लोगों को संगठन में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है,
कई लोगों को तो आप आगे इसको समय प्रेशर में पॉलिटिक्स नहीं मानते हैं, लेकिन जब से सिंधिया जी और उनके साथ जो कांग्रेस में थे लोग वो भाजपा में आए हैं, उसके बाद पहली बार सिंधिया जी ने अवैध खनन को मुद्दे पे बातचीत की है। मुरैना में कहा है कि वो इस मामले में सिंधिया जी शिवराज जी से बात करेंगे और अवैध खनन का मामला उनने पहले भी उठाते रहे हैं और अब भी उनकी मुख्य उसमें है। इसे क्या देखते हैं आप, ये प्रेशर के लिए नहीं है? सिंधिया जी का व्यक्तित्व ऐसा ही रहा है, कहीं भी अनैतिक कार्यों के साथ वो कभी खड़े नहीं हुए, चाहे सरकार कुछ भी रहे, लेकिन अनैतिक कार्यों के खिलाफ वो हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। अगर कहीं ऐसी शिकायतें उन्हें मिलती है तो निश्चित तौर पर वो कार्रवाई का आश्वासन भर नहीं देते, कार्रवाई करवाने का निर्णय भी वो करवाने का प्रयास करते हैं और प्रयत्न करते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे कई निर्णय आपको पूर्व में देखने को मिलेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार थी तब भी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी। तो लोग अपने हिसाब से बातें करते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के संगठन की क्या हालत है और किस दयनीय अवस्था में और कौन सी कांग्रेस का संगठन किस वेंटिलेटर पर जा पहुंचा है, कहीं ना कहीं आज कांग्रेस जिस प्रकार की बातें माननीय सिंधिया जी के बारे में करती है, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लेकिन शर्मा जी जिस तरह से राहुल लोधी आए हैं दमोह से, विधायकी छोड़कर हार गए, उनको निगम मंडल में नियुक्ति दे दी गई, क्या आप नहीं चाहते गिरिराज दंडोतिया को भी मिलनी चाहिए, इमरती देवी को भी मिलनी चाहिए? वो भी तो विधायकी और मंत्री पद छोड़कर आए थे। ये तो सर्वाधिकार सुरक्षित शिवराज जी के पास है साहब। सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनको सरकार में किन लोगों को साथ लेकर अपनी सरकार का संचालन सुचारू रूप से करना है, यह निर्णय उनके पास सुरक्षित है। और जिस व्यक्ति की जहां आवश्यकता होगी समय अनुसार उसको वहां पर उससे काम लिया जाता है और उसको काम की जिम्मेदारी दी जाती है। ये तो पूर्व से निर्णय है और कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। इतने साल की सरकार में आप देखेंगे कि जहां जहां जिन लोगों को जिन क्षेत्रों में जिन समीकरणों के हिसाब से जिम्मेदारी देनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, हर सरकार ही वही काम करती है और वही काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार करती है। शर्मा जी आप हमारे साथ बने रहिए, श्री माली जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बने हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सिंधिया जी बदल गए हैं और जो उनके साथ आए हैं, जिनके कभी मुखर हुआ करते थे कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस में वो हमेशा आवाज उठाते थे, अब उन्होंने स्वीकार्यता कर ली है या ये मजबूरी में बोला जा रहा है? माली जी ये दोनों बात है। देखो, कार्यकर्ता लेवल पर जहां तक हम देखते हैं तो वो अभी एकाकार नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए सिंधिया जी लगातार कोशिश भी कर रहे हैं जी। वो लोगों को लेके भी जाते हैं और बीजेपी के नेताओं के घर, कार्यकर्ताओं के घर जाने आने का काम भी रखते हैं। वो इस बात का ख्याल भी रखते हैं कि बीजेपी के नेताओं को सम्मान भी दें। उसके पीछे पर्पज यही है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के साथ एडजस्ट हो जाए। जहां तक बीजेपी के स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं का सवाल है, उनका इकट्ठा होना वैचारिक रूप से बहुत मुश्किल काम है। हालांकि दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और उन मजबूरियों में साथ रहना भी एक मजबूरी है। या अभी कोई विकल्प नहीं है उनके पास, इसलिए स्वीकार्यता बता रहे हैं? बिल्कुल, ये बात भी है भाई। अब जयभान सिंह पवैया प्रभात झा के लिए फेस सीलिंग करना आसान काम नहीं है, बिल्कुल। लेकिन चूंकि वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए वो ऐसा कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकते कि जिसमें फिर वो डू एंड डाई या लाइन खींचने की बात रहे। लेकिन हाँ, पार्टी के अंदर जो है ना बातें होती रहेंगी। जैसा कि आपने कहा कि संगठन जैसे महामंत्री नियुक्त हुए तो कोई महामंत्री नियुक्त नहीं हुआ अभी तक। जो है इमरती देवी सुमन बंगला बेचारी लिए बैठी है, उनको निगम में नहीं बनाया गया, जबकि दोनों लोधियों को जो है वहां उनकी ताजपोशी कर दी गई थी। ये चीजें चल रही है, तो इसके पीछे कारण यही है कि जो यहाँ ताकतवर नेता बीजेपी के हैं वो आसानी से एडजस्ट नहीं होने देंगे। हालांकि एडजस्टमेंट होगा, चूंकि सिंधिया जी का जो कांग्रेस में आने का जो रास्ता है वो दिल्ली से हुआ था और टॉप लेवल पर बातचीत के जरिए हुआ था। तो जो कुछ तय हुआ था वो सिंधिया जी को मिलेगा। वो केंद्र के मंत्री भी बनेंगे, जैसा कि आपने कहा। जिस तरह से उनके मंत्री बनने की संभावना चल रही है, बात चल रही है कि वो बन जाएंगे, तो हो सकता है उनके समर्थकों पर भी उन पर दबाव हो और वो भी चाहते हो कि यदि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हों, उससे पहले उनके जो इमरती देवी हैं, गिरिराज दंडोतिया हैं, जो समर्थक है, प्रमुख समर्थक हैं, जो विधायकी छोड़कर आए, उनको पद मिल जाए। ये एक प्रेशर भी उन पर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो राय है और मेरी जानकारी भी यही है कि वो जल्दी ये लोग बनेंगे भी। अब इंतजार यही हो रहा है कि पहले केंद्र का विस्तार हो जाए, सिंधिया जी मंत्री बन जाए, तो उसके बाद बनेंगे। कितने देर में बनते हैं बस इतनी सी बात है। सिंधिया जी इतने साल इतने दिनों तक खाली बैठे रहे बिना मंत्री के, ये बात है। लेकिन बनेंगे ये उनके लोग और बीजेपी के लोग, दोनों ही लोग इस बात को मानने को राजी हैं कि सिंधिया जी केंद्र में मंत्री बनेंगे और जो विधायक चुनाव हार गए हैं उनका कहीं ना कहीं पुनर्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरूर होगा।
लेकिन ग्वालियर क्षेत्र के ज़्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई है, संगठन में भी मिलेगी और निगम मंडल में भी मिल जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि जो स्थानीय सियासत है, यदि हम प्रभात झा की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें और अन्य नरोत्तम मिश्रा की बात करें, तो ये विद्रोह वहां से शुरुआत नहीं होगी जो भोपाल में भी देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं तो शिवराज जी पे भी, भाजपा पे भी दबाव है। बीजेपी में अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, बाहर जाके कुछ करने की स्थिति में कोई नहीं रहता, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय हाईकमान ने पहले ही इन लोगों को बता दिया कि ये जो सरकार है इस समय वर्तमान में चौथी बार की जो सरकार है वो सिंधिया के द्वारा लाई गई सरकार है, इसमें आपको हिस्सा मिलना है, बाकी हिस्सा उनके पास रहना है। तो इसलिए सारे लोग अभी चुप हैं, लेकिन ये चुप्पी 2022 के बाद भी कायम रह पाएगी, बस उस चीज का देखने का इंतजार है। लेकिन चुप्पी क्यों, जब आपने पहले से तय कर लिया, पहले से आपके जो वादे थे, जो भरोसा दिलाया था, वो पूरे क्यों नहीं किए जा रहे, इतने डिले क्यों? उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं कुछ वजह होगी। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि वो इसलिए तो नहीं हो पा रहे। सागर संभाग में किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं था, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करेंगे तो बीजेपी और आरएसएस का ये जो है ना एक ताकतवर शक्ति केंद्र रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक यहाँ से सांसद रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जो है उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन यहाँ गुजारा है। विवेक सेजवलकर, लेकिन ये ग्वालियर वही है ना माली जी, श्री माली जी, कि जब सिंधिया जी चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारती। हाँ, वो ये मैं कहा ना, इतना भी हो चुका है, ये भी एक बार हो चुका है। सिंधिया जी जब चुनाव लड़े विकास कांग्रेस से तो कैंडिडेट इंदापुरकर जी घोषित हो चुके थे, प्रचार चल रहा था और बीच चुनाव प्रचार में उन्होंने अपना कैंडिडेट वापस लिया था। उस समय भी एक विद्रोह की स्थिति बनी थी, मैं आपको स्मरण करा दूं, और तत्काल इसके विरोध में भी लोग खड़े हुए थे, लेकिन वो 24 घंटे भी नहीं चल पाया था। तो ये ऐसी चीजें हैं कि ये अंदर चल रही है, दबाव इनका भी है। जैसे जयभान सिंह पवैया विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नाम हैं, अंदर तक उनकी पैठ है। राम जन्मभूमि आंदोलन के वो शीर्षस्थ नेताओं में से एक थे। सेजवलकर परिवार है जो बीजेपी, जनसंघ और आरएसएस का ग्वालियर में फाउंडर परिवार है। जब प्रभात झा की भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा ड्यूटी लगाई थी, वो भी आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये लोग अपने स्तर पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो इनको समझाया गया था वो केवल यही समझाया गया था कि ये सरकार इनके कारण आ रही है, इसलिए इसमें अपने को ज्यादा नहीं करना। इन सब के बावजूद भी जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए कि सिंधिया के समर्थकों में भी बेचैनी है और बीजेपी के नेताओं में थोड़ा सब्र भी है। तो ये बात आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि होना यही चाहिए था कि इन लोगों का तत्काल पुनर्वास हो जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा। हम जब बीजेपी के नेताओं से जो बात करते हैं या संघ के नेताओं से, वो ये कहते हैं क्या मिलेगा इनको सब, लेकिन हर काम के लिए इनको दिल्ली से ही कहलवाना पड़ेगा। दिल्ली बोलेगा तब करेंगे। क्योंकि हो सकता है तब परिस्थितियां, जब माधवराव सिंधिया चुनाव लड़े थे तब परिस्थितियां अलग थीं, तब उतने सक्षम नेता नहीं थे ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा के पास। अब लेकिन वहाँ पावरफुल नेता हैं, इस कारण थोड़ी दिक्कतें हो रही हों। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब माधवराव सिंधिया इतने ताकतवर नेता थे और उनका जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व बहुत ही बहुआयामी था। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग तक, दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी उनका आदर करते थे, क्योंकि वो अपनी सीमा में रहते थे और एक जो उनका ऑरा था वो बहुत जबरदस्त था। और उस समय वो दौर जो था वो राजमाता सिंधिया का दौर भी था। अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि माधवराव सिंधिया के समय राजमाता सिंधिया बहुत ताकतवर थी, भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक स्थिति में थी। तो वो अलग दौर था। आज के दौर में बीजेपी लगातार अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के अभी तक 15 साल, लगभग सत्ता में 12-14 साल गुजार चुकी है। मध्य प्रदेश में कंटिन्यू जो है 18-20 साल से सरकार है। बड़े नेतृत्व पैदा हुए, मजबूत भी हुए। आज उस समय नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ थे राजनीति में, पार्षद हुआ करते थे। आज नरेंद्र सिंह देश की राजनीति के एक बहुत बड़े सिद्धहस्त नेता हैं, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो चुप रहकर भी राजनीति में क्या कर देंगे ये सबको पता है। बिल्कुल। तो श्रीमाली जी, क्या संभावनाएं दिखती हैं आगे सिंधिया को लेकर ग्वालियर क्षेत्र में खासकर? क्या वो सफल हो पाएंगे या सबको एडजस्ट कर पाएंगे, सबसे समन्वय बना पाएंगे? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल काम है कि कल क्या होगा जी, लेकिन जो अभी दिख रहा है वो तो बहुत समन्वय नहीं बन पा रहा है। ये सब सड़क पर नहीं दिखाई देता। नेता के घर होते कि मिलके आ जाते। आपने अगर कल का
पवैया जी का वीडियो देखा होगा, आपने खुद चलाया भी होगा। जी जी उनके निकलने के बाद सिंधिया ने जो बोला, लेकिन उसके बाद पवैया जी ने जो बोला उसके अर्थ निकलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है संवेदना व्यक्त करने की बातें, इन्हें दूसरी राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यानी राजनीति उन्होंने अपनी कहा जगह था एक चलती कार्यकर्ता रहेगी। के यहाँ दूसरा कार्यकर्ता आया संवेदना व्यक्त करने के लिए। जी ठीक है, और राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, ये भी संकेत है। जी धन्यवाद श्री माली जी, आपने हमसे जुड़ने का और चर्चा में भागीदार बनाने का। अब हमारे साथ गिरीश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, श्री माली जी को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं समन्वय बन नहीं पा रहा है ग्वालियर में। और इस दौर में जब कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस ने कहा सड़क पर उतर जाइए, तो सिंधिया जी सड़क पर उतर गए थे। लेकिन यहाँ मजबूरियां हैं, वो अपने संगठन में और नियुक्तियां नहीं दिलवा पा रहे हैं अपने पदाधिकारियों को। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, पार्टी का नेता हो, या किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो, वो महत्वाकांक्षा के साथ तो काम करता है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर आज की डेट में राजनीति में महत्वाकांक्षी लोग बहुत सारे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से धैर्य और संयम का परिचय माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिया है, तो मुझे लगता है कि वो पार्टी की रीति नीति को समझकर कहीं ना कहीं पार्टी के हित में जो है वही निर्णय सरकार के साथ मिलकर ले रहे हैं, क्योंकि सत्ता संगठन में एक बेहतर समन्वय के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति चलती है। और उस राजनीति में एक वरिष्ठ नेता के रूप में, एक वरिष्ठ पीढ़ी के नेता के रूप में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। जिस प्रकार से सत्ता संगठन के साथ बेहतर समन्वय के साथ मध्य प्रदेश की जनता का कैसे भला हो, कोविड की इस महामारी के काल में देख रहे हैं कि 2 साल इतनी बुरी परिस्थितियां सरकार के सामने भी बनी है, आम जनमानस। लेकिन शर्मा जी, जिस तरह कांग्रेस में उनकी चलती थी एक तरफा, वैसी नहीं चल पा रही, ये तो आप महसूस कर रहे होंगे ना? नहीं तो कांग्रेस में भी तो स्थिति वही थी ना, गोहापो की एक छटपटाहट भरी स्थिति। जनता से जुड़े निर्णय को जब भी लेकर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आवाज उठाते थे, तो कांग्रेस के जो उस समय मजबूत आधार स्तंभ बनकर बैठे हुए थे, जो मठाधीश बन गए थे, कांग्रेस में तो एक नया कल्चर आ गया था कि मठाधीश कल्चर हो गया था। वहाँ लोग जिस प्रकार से वल्लभ भवन से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक जिस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उससे तो क्षुब्ध सिंधिया जी हुए, और तभी तो ये स्थिति परिस्थिति बनी मध्य प्रदेश की कि उन्हें उस सरकार को छोड़ना पड़ा, क्योंकि यही स्थिति थी कि लेकिन सिंधिया जी के साथ जो लोग आए हैं वो उम्मीद से ही तो आए हैं। जिस तरह से सिंधिया जी कांग्रेस में उन्हें पद दिलवा देते थे, टिकट दिलवा देते थे, भाजपा में भी कुछ ऐसा ही दिलवा पाएंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति संगठन के हिसाब से बहुत सारे कार्यकर्ताओं लाखों लाख, आज विश्व की सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। सबकी अपेक्षाएं, और सबकी अपेक्षाओं पर पूरा करना किसी पार्टी और संगठन के लिए संभव ही नहीं हो पाता। तो मेरा यह मानना है कि माननीय ज्योतिरादित्य शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज वर्मा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। हम उनसे समझेंगे कि क्या सियासत चल रही है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाइट टीवी पे। मनोज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, हमने श्री माली जी को भी सुना, गिरीश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं, श्री माली जी का कहना है कि ग्वालियर के जो नेता हैं उनमें समन्वय नहीं बन पा रहा है। वहाँ छत्रप बड़ी संख्या में हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जयवंत सिंह पवैया हैं। तो जिस तरह से सिंधिया उनमें समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी संभावनाएं दूसरी तरफ से नहीं हो रही हैं। क्या वजह देखते हैं कि अब तक स्वीकार नहीं कर पाए सिंधिया को ग्वालियर के भाजपा नेता? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बड़ा प्रतिद्वंदी सिंधिया परिवार रहा है इन सारे नेताओं के लिए वहां पर। तो उस स्थिति में कोई भी नहीं चाहेगा कि एक ऐसा युवा नेता जिसके पास एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, क्योंकि इनमें से कई सारे नेता ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक जमीन सकती जा रही है, कई सारे चुनाव हार चुके, और जो बचे हैं वो ये चाहते हैं कि उनके बेटों का यहाँ पर पुनर्वास हो। और बीजेपी में जैसा हम देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल की जो बीजेपी है, कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी को भी टिकट नहीं देती पार्टी पार्षद का। हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय का उदाहरण है, गोपाल भार्गव है, गौरी शंकर सेजवार है, जयंत मलैया, ये तमाम सारे उदाहरण हैं। तो कई सारे नेता है कि नरोत्तम मिश्रा है, उनको अपने बेटे भतीजे का भविष्य देखना है राजनीतिक, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के चुनाव लड़ने। लेकिन मनोज जी, आपको ये नहीं लगता कि सिंधिया जी को क्यों नहीं पचा पा रहे ये लोग? क्योंकि वो सेकंड लाइन के नेता समझते थे अपने आप को, आगे उनकी संभावनाएं थी। सिंधिया जी के आने से कहीं खारिज हो गई है क्या वो, या डर लगने लगा है भाजपा के बड़े नेताओं को यहाँ मध्य प्रदेश के? निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए आप हाल के 2 उदाहरण हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी में ये माना जाता था कि बीजेपी में कोई भी राजनीतिक दल का कितना ही बड़ा नेता जाए,
बीजेपी उसको कभी की पोस्ट पर नहीं बैठाती थी। बिल्कुल। लेकिन हमने आसाम में देखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा को मेहनत का इनाम मिला, कांग्रेस छोड़कर आए थे, पूर्वोत्तर में बीजेपी को स्थापित किया। हमने देखा पश्चिम बंगाल- शुभेंदु अधिकारी नए नवेले आए थे, ममता बनर्जी को हराया और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया। स्थिति यही है कि उनके आने के बाद मुकुल राय को वापस बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जाना पड़ा। तो बीजेपी ने एक संदेश दे दिया कि अगर मजबूत नेता है और उसमें अगर कैलिबर है, वो संघ और संगठन के हिसाब से चल सकता है, भाजपा की रीति नीति में ढल सकता है, तो उसका बीजेपी में भविष्य उज्जवल है। तो यही कारण है कि नेताओं को लगने लगा है कि अगर सिंधिया के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है, उम्र भी है और एक आकर्षण भी है, ये वो तीनों चीजें हैं जो किसी राजनीतिक दल के किसी लीडर में होना चाहिए, जिसकी मास अपील हो, वो सारे गुण सिंधिया में हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि जो पुराने नेता हैं, जिनको लग रहा है कि शायद शिवराज सिंह चौहान के बाद हमारा नंबर आएगा, क्योंकि 14 साल से बीजेपी में वैकेंसी निकली नहीं शिवराज सिंह चौहान के बाद। एक बार स्थिति बनी हुई थी 2018 में कमलनाथ के बाद कि शायद कोई नया चेहरा आएगा, लेकिन वो स्थिति बनी नहीं। तो अब भी जिन नेताओं को उम्मीदें हैं कि शायद 22 में, 23 में, 24 में कुछ उनके लिए भला हो जाए, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि नेता कभी सिंधिया को पचाएंगे नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अब इसी वजह से कहीं आपको ऐसा संभावना दिखती है, ऐसी उम्मीद है कि सिंधिया को लेकर कभी भाजपा में बगावत भी हो सकती है? देखिए कि बीजेपी में तो हाल फिलहाल ऐसी संभावना है नहीं, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि जब कोई भी नेता को वो लाते हैं तो उसको उसके मान सम्मान का बड़ा ध्यान रखते हैं। और दूसरी एक बात है, अगर चौधरी राकेश सिंह के तमाम नेताओं की बात करें, वो बीजेपी में रच बस नहीं पाए थे, लेकिन सिंधिया बहुत तेजी से अपने को बीजेपी के हिसाब से डाल रहे हैं, बीजेपी की रीति नीति के हिसाब से चल रहे हैं। वो संघ के पदाधिकारियों से मिलने जाते हैं, वो संविदा में जाकर मुलाकात करते हैं, वो संगठन के नेताओं से बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री से अलग से बात करते हैं। तो वो अपने समर्थकों को भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपको बीजेपी में रहना है तो यहाँ संगठन का, संघ का और सरकार का, तीनों के मान सम्मान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वो चीजें हैं जो सिंधिया को बाकी नेताओं से अलग कर रही है। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद गिरीश जी, जो आपने समय दिया और चर्चा में सहभागिता की। तो सिंधिया सियासत और संभावना, तो सिंधिया जी के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। भाजपा में सियासत है तो वो जारी रहेगी, जिनको अपनी ज़मीन खिसकती दिख रही है वो सियासत करेंगे। लेकिन सिंधिया जिस तरह से चल रहे हैं, आप देखिए कि वो समन्वय बना रहे हैं, संघ के दरवाजे पे जा रहे हैं, बीडी शर्मा के यहाँ भोजन कर रहे हैं, मंत्रियों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो उनका ये दौर मेल मुलाकातों का चल रहा है। विरोधियों के यहाँ भी जा रहे हैं, वो भी धुर विरोधी जयभान सिंह पवैया जैसे नेताओं के यहाँ। तो जरूर संभावनाएं दिख रही हैं उनको भी भाजपा में, और भाजपा को भी उनमें संभावनाएं दिख रही हैं। अनादि विशेष में आज इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।